कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपनी यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। आप लोग भी काफ़ी अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करते हैं अपने 10th क्लास का जो चैप्टर हम लोग चल रहे थे, वह चैप्टर का नाम था बहुपद था। उसी पर आधारित 10th क्लास के जितना भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम को हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था। आज मैं आपके सामने एक ऐसा क्लास लेकर आया हूं 20 क्वेश्चन का, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफी नेसेसरी, काफी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम में उसे दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं वह 20 क्वेश्चन क्या है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से 2023 में जो एग्जाम हुआ था भाई मेरे, वो 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के लेवल से, ऑब्जेक्टिव मार्क्स के क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। वही पहलू पर आपको मैं बताने वाला हूं कि क्वेश्चन का एग्जाम में पैटर्न कैसा आएगा, आपको कैसे चलना है कि हम काफी अच्छे वे में एक अच्छी तैयारी कर लें, जो मैथ से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है सारा प्रॉब्लम दूर हो जाए। ठीक है, तो उसी के लिए एक छोटा सा मैं आपके सामने आज के क्लास में एक उपहार लेकर आया हूं, एक गिफ्ट लेकर आपके लिए आया हूं। वह गिफ्ट 20 क्वेश्चन का रहेगा। आप लोग यदि उसको 20 क्वेश्चन को पूरी ईमानदारी से अगर पढ़ लेते हैं तो यकीनन जो है आपको इस 20 क्वेश्चन से थोड़ा अंदर जो है मोटिवेट होंगे और जो है मैथ से थोड़ा डर कम हो जाएगा। यानी आप जो समझ रहे हैं जिस लेवल का एग्जाम है, वह लेवल जो है काफी आसान सा लेवल है। सिर्फ आपको एक रास्ता सही चलना है, एक सही ट्रैक चलना है, मेहनत लगातार करते रहना है, तो फिर आसानी से हर क्वेश्चन का हम एग्जाम में जवाब दे देंगे। ठीक है, ये सारी बातों को रखते हुए, बिना इधर उधर की बात करते हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ये तीनों काम को कर दें, ताकि मैं अच्छे वे में एनर्जी फुल हो सकूं और एक अच्छा कंटेंट आपको मैं दे सकूं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे और जो है पूरी लगन से, मेहनत से पढ़ रहे होंगे और मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलिए, अब हम आपके सामने लाने जा रहे हैं कि वह जो 20 क्वेश्चन है, वह 20 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे तो जनरली हम 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन बात यहाँ पर है कि जब हम 50 क्वेश्चन का बताएंगे मेरे बाबू, तो वहां पर क्या होगा कि 50 क्वेश्चन के लेवल में टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, मेरा कोशिश ये रहेगा, अब आपके पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम है, तो उसमें जो जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा उस टॉपिक वाइज उस पर थोड़ा थोड़ा हम डिस्कशन कर देंगे। उस टॉपिक के बारे में थोड़ा एडवांस आपको मैं बता दूंगा, ताकि उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो काफी अच्छे वे में आसानी तरीके से आप बना लें। ठीक है, तो चलिए अब आप तैयार हो जाइए। आज के ये देखिए, मैं आपके सामने निकाल कर आया हूं जितना भी 2023 में एग्जाम में पूछा गया था। आप देख लीजिएगा नेट पर, प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है आपको यही मिलेगा, ऑप्शन तक आपको यही मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं आपके अपने मन से बना रहा हूं, बशर्ते जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन को मैं आपके सामने लाया हूं। चलिए, आज के क्लास का हम सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। तो आपके क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है मेरे बाबू। पहला ऑप्शन यदि ए पर चर्चा करते हैं तो ए जो है वो आपके सामने जो दिया हुआ है √9 है। बी जो है √8 है और सी जो है मेरे भाई √16 है। ठीक है, और डी जो है √25 है। यानी आपको बताना है इसमें से कौन अपरिमेय संख्या होगा। तो सबसे पहले हम ये आपके सामने ये जो वर्ड आया, जिसको हम लोग जो है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या के नाम से जानते होंगे, आपके 10th क्लास जब पढ़िएगा तो एक टॉपिक आपको मिलेगा, एक चैप्टर मिलेगा, और वह चैप्टर में आपका जो है पूरी तरह से परिमेय और अपरिमेय पर आधारित वह चैप्टर रहेगा। लेकिन आपके सामने वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सिर्फ 1 नंबर का मिला है कि इसको अपरिमेय संख्या, ये सारे ऑप्शन आपको दे रखेगा एग्जाम में, और इसी ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन अपरिमेय होगा, ये बताना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जब तक इसके डिफिनेशन को जानेंगे नहीं तब तक इसको छांटना, इसको अलग करना काफी मुश्किल होगा। तो हम बताते हैं यहाँ पर मेरे भाई कि याद रहे कि एक चैप्टर जो होता है, एक होता है परिमेय संख्या। ठीक है, एक क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, और जिसको हम लोग रेशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। और एक जो होता है मेरे भाई जिसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसी पर मैं आपको टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपके सामने जो एक क्वेश्चन आया है, आप ये ना समझो कि सिर्फ एक क्वेश्चन, इसके अंदर जितनी भी पॉइंट है मैं कोशिश करूंगा आपको सारी पॉइंट को बता दूं, ताकि और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए जो आसानी वे में काफी कम टाइम में आप बना दें। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परमेय संख्या है क्या, अपरमेय संख्या है क्या। तो भाई मेरे परमेय संख्या कहता है कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है जो भिन्न के रूप में हो उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। यानी p बटा q के रूप में यही हो सकता है। p के जगह पर 2 भी हो सकता है, q के जगह पर 3 भी हो सकता है, q के जगह पर 2 भी हो सकता है। ये परमेय संख्या का डिफिनेशन था, छोटा मोटा पार्ट था। p बटा q एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया 2/3 है, तो p का वैल्यू 2 है और 3 का वैल्यू q है, तो हम कह सकते हैं कि ये p बटा q के रूप का है, यानी 2/3 क्या हो गया, परमेय हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गया। ये बात में कहीं तक कोई टेंशन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यानी नीचे में 0 हर हाल में नहीं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि क्या 2 परमेय है, क्या परमेय है, तो आपका आंसर होगा कि 2 जो है परमेय संख्या। क्यों कि 2 को बटा दे के हम नीचे में 1 कंसिडर कर सकते हैं। और यह जो चेहरा आ गया मेरे भाई, यह चेहरा का नाम p बटा q है, जो डिफिनेशन कहता है परमेय का कि अगर p बटा q के रिस्पेक्ट में होगा तो वह जो संख्या होगा वो परमेय होगा। इतनी बात तो समझ गए। यहाँ तक पर समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना होगा। यानी परमेय वाला पॉइंट आपके माइंड से पूरी तरह से सेटअप हो गया, कहीं से आप निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला जब हम बात करते हैं अपरमेय पर आते हैं, तो अपरमेय संख्या वैसी संख्या कहा जाता है जो p बटा q के रूप में ना हो, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलता हो, अर्थात तो वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो, जैसे पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे भाई जब √3 आप निकालिएगा √3, तो ये पूरा पूरा जो होता है इसका वर्गमूल बाहर नहीं आता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट जो होता है लगभग में आता है, पॉइंट में आता है। उसी तरह से जब हम देखते हैं कि √5 देखते हैं तो इसका भी पूरा पूरा नहीं आता है। लेकिन आपसे जब हम कह दें कि ये 25 है और ये जब रूट के अंतर्गत है, तो आपको मालूम होगा 7th और 9th में आपने कैलकुलेशन पावर को, वर्ग को, रूट को समझा होगा, तो आप बता सकते हैं कि 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, और जब रूट के अंदर रहता है तो 5 ये बाहर आता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रूट के अंतर्गत वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, तो उसको हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। यानी अर्थात 3 का वर्गमूल नहीं निकला, 5 का वर्गमूल नहीं निकला, तो ये अपरमेय के सीरीज में होगा, ये अपरमेय के श्रेणी में होगा। लेकिन आपसे 25 कह दे तो ये परमेय नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, परमेय हो गया। क्योंकि 5 निकला तो 5/1 कह सकते हैं, और 5/1 जैसे ही होगा मेरे भाई वह p बटा q के रूप में होगा। पता ही चला कि आप परमेय और परमेय से आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप आसानी वे में समझ गए होंगे। कहीं पर कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। जब नहीं होना चाहिए, जब इसके दोनों डिफिनेशन को हम गौर किया, हम पा लिया, हम समझ गए, तो वहां पर देखते हैं बाबू कि 9 है और इसमें जो है क्या है, 16 है और ये 25 है। तो आप बता सकते हैं ये जो है वर्गमूल देखते हैं, 25 रूट के अंदर में ये 5 का आ जाएगा। उसी तरह से 9 है तो ये 3 का वर्ग होता है 9, यानी रूट के अंतर्गत में ये बाहर आएगा तो 3 आ जाएगा, यानी ये तो बाहर आ जाएगा, और ये 4 का हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा। तो सब तो हो जाएगा, यानी p बटा q के रूप में सबको लिख सकते हैं। लेकिन आप 8 के बारे में जानते होंगे कि 8 को बाहर नहीं ला सकते हैं। बात समझ में आया। यदि हम 2 गुने 4 भी करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, 2 रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और √2 ऐसा है, √2 एक ऐसा संख्या यहाँ पर है, एक ऐसा डिजिट है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, और जब नहीं निकलता है तो यह जो होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, अपरमेय होगा। ये क्या होगा, अपरमेय होगा। इस तरह से आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन टॉपिक का, हमने पाया कि इसमें अपरमेय संख्या जो आपका आ जाएगा √8 आ जाएगा। ये मैं नहीं क्वेश्चन दिया हूँ, ये आपका एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 में जो हुआ था 10th लेवल का, वही लेवल में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। काफी आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको डिफिनेशन पर कमांड नहीं रहेगा। आप इसके डिफिनेशन को, इसके पॉइंट को नहीं समझिएगा तो आपके लिए ये भी बहुत हार्ड हो जाएगा। समझने पर कोई भी चीज आसान होता है, नहीं समझने पर ही वह चीज क्या होता है, हमारे लिए भारी या हल्का होता है। बात समझ में आया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सारी पॉइंट को आप माइंड में पूरी तरह से फिट कर लें, ताकि अलग साइड में आप यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से परमेय अपरमेय पूरी तरह से टेंशन फ्री हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। आज के क्लास का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते जा रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्लास में क्वेश्चन एक पढ़ाएंगे, लेकिन उस टॉपिक पर चर्चा अनेक तरीके से कर देंगे, ताकि आने वाला जो टॉपिक से उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो काफ़ी आसानी वे में आप बना देंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर कहता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है
कि बहुपद है, क्या दिया हुआ है, बहुपद, बहुपद है, ठीक है, बहुपद 6x माइनस 21, 6x माइनस 21 का शून्यक, इसका क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। 6x माइनस 21 का शून्यक है, 6x माइनस 21 का शून्यक है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है मेरे भाई कि 7 बटा जो है 2 है, ऑप्शन बी दे रखा है वो -7 बटा क्या है 2 है। ऑप्शन सी देखते हैं क्या दिया हुआ है, 7 बटा 3 है, और ऑप्शन डी देख रहे हैं हम कि -7 बटा क्या है 3 है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपके 10th क्लास के बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ये बहुपद चैप्टर से रिलेटेड है, तो सारी चीज़ को मैंने आपको देख लीजिएगा, मेरा वीडियो में बहुपद पढ़ाया गया होगा। जो लड़का या लड़की बहुपद को मेरे वीडियो को देख लेगा, या और भी कोई टीचर से पढ़ लिए होंगे बहुपद के बारे में, तो यह क्वेश्चन को समझना बनाना काफ़ी आसान सा है। इसमें आपका 6x माइनस 21 है, तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, आपके सामने जो दिया हुआ है मेरे भाई 6x माइनस 21 है, तो सबसे पहले हम इस पर एक नज़र डालेंगे, एक पॉइंट देखेंगे क्या कि 6x माइनस 21 है, यह ना तो एक्स स्क्वायर है ना तो एक्स क्यू है। यदि एक्स स्क्वायर रहता मेरे भाई तो द्विघात बहुपद होता, उनमें घातों की संख्या मैक्सिमम 2 होती है तो द्विघात कहते हैं, घातों की संख्या मैक्सिमम 3 होती है, 3 होती है तो हम लोग त्रिघात कहते हैं। लेकिन इसमें घातों की संख्या 1 है, तो हम कह सकते हैं कि पहला प्रश्न में अगर मौखिक ये क्वेश्चन पूछे रहे हैं हम, तो यह हो गया मेरे भाई कि रैखिक बहुपद, या क्या हो गया, रैखिक बहुपद, जिसका सूत्र होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो मालूम होगा, अगर बहुपद चैप्टर से आप पूरी तरह से मालूमात होगा, उस पर आपने कभी किसी से पढ़ा होगा, तो ये सारी जानकारी तो आपको होगा। जब इतना जानकारी होगा तो यानी इस वे का है, तो हम इसको सबसे पहले कंसीडर ये कर दिए, पॉइंट ये समझ लिए कि यह जो बहुपद है यह एक रैखिक बहुपद का क्वेश्चन है। इतनी बात समझ में आ गया। लेकिन अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है आपके सामने, शून्यक। तो शून्यक क्या होता है, तो याद रहे शून्यक जो होता है x का एक वैसा मान होता है जो उस बहुपद में रखने पर पूरे फंक्शन को 0 कर देता है, तो हम लोग क्या उसे को कहते हैं, शून्यक कहते हैं। या कोई बहुपद दिया हुआ रहता है, उसका शून्यक निकालने के लिए पूरे बहुपद बराबर हम लोग 0 करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि px दे रखा तो px बराबर 0 करेंगे तो उसमें x का मान आसानी से निकल जाएगा। बात समझ में आया, शून्यक जिसे हम लोग मूल के नाम से भी जानते हैं। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई, तो शून्यक के लिए हम क्या कह सकते हैं, शून्यक के लिए, शून्यक जब हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो जितना भी बहुपद आपके सामने 6x माइनस 21 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं 6x माइनस 21 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि शून्यक ज्ञात करने के लिए पूरे बहुपद का वैल्यू, पूरे बहुपद बराबर 0 मानना पड़ता है, तभी हम लोग चर राशि का मान ज्ञात करते हैं। और यदि बहुपद का डिफिनेशन पूछे तो चर राशि का एक वैसा मान होता है जिस पर जो पावर होता है हमेशा पूर्ण संख्या होता है, उसको हम लोग बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल को अगर इंग्लिश में हम लोग इसको तोड़ेंगे, पॉली पर मैनी से बना होता है, इसके बाद ये बनता है पॉलिनोमियल बनता है। इतनी बात समझ में आए। px को अगर बात समझना है, px फॉर इसलिए लिखते हैं बहुपद को हम लोग px में कि px जो होता है p फॉर पॉलिनोमियल होता है, इसलिए सामान्यतः बहुपद वाले चैप्टर में हमेशा आप देखिएगा px लगा होगा, और px का सेंस जाता है पॉलिनोमियल, इसीलिए x ज्यादातर x के रूप में चर राशि को लिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। जब आ गया तो 6x बराबर हो गया मेरे भाई 21 हो गया, और तो हम लोग 6x बराबर क्या आया 21, तो x बराबर आपको देखते हैं 6x बराबर जो है -21, तो x बराबर आ गया 21 बटा 6। 21 बटा क्या होगा 6, क्योंकि गुना में है, x के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर इक्वल की साइड में आ गया तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इतना सारा तो नॉलेज आपको होना चाहिए। अब ये कटे तो काट दिए, 3 सते 21 और 3 दूनी 6, यानी हम कह सकते हैं 7 बटा 2। x का मान क्या आया 7 बटा 2, और x का जो मान आया यही आपका शून्यक हुआ, यही आपका क्या हुआ शून्यक। तो आप ऑप्शन में देखें कि 7 बटा 2 कौन सा ऑप्शन को टैली करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह 7 बटा 2 है, इसलिए इसका आंसर जो आया इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का, इसका आंसर 7 बटा क्या आया 2 आया। इस तरह से आपके सामने आज के 20 क्वेश्चन का दूसरा नंबर का पड़ाव भी हम लोग पार कर लिए, और आगे भी हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम लोग देखने जा रहे हैं।
आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहें, मेरे से इधर उधर माइंड को नहीं करें। आपके सामने जो 18 क्वेश्चन और बच रहा वह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, काफ़ी मस्तीफुल क्वेश्चन है। आप वैसे क्वेश्चन को बनाएंगे तो आज के क्लास से आपका विश्वास हो जाएगा कि मैथ के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं, काफ़ी आसान सा लेवल है, लेकिन आपके पास बेसिक पकड़ है तो आसानी वे में आप हर लेवल को पार कर जाइएगा। अगर बेसिक पकड़ नहीं है, मेहनत नहीं है तो फिर बेकार है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं, बहुपद से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या है 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 10x है और प्लस 25 है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 का घात पूछ रहा है। इसमें आपको बताना है घात है, क्या है घात है, इसका घात कितना, इट मीन्स पावर की बात चर्चा कर रहा है। पहला 1 है और दूसरा जो है बी ऑप्शन है 2 है। ऑप्शन नंबर सी पर चर्चा करते हैं 0 है। ऑप्शन नंबर डी पर चर्चा करते हैं तो 25 है। ठीक है, यह क्वेश्चन काफ़ी सरल है, काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी वे का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 का घात है। घात का मतलब हुआ मेरे भाई कि वह आपसे पावर जानना है। क्या जानना चाह रहा है, पावर। इसका पावर कितना, तो पावर क्या होता है, कोई भी चर राशि के ऊपर जो संख्या लिखा जाता है उसके माथे पर सर पर होता है, उसको हम लोग पावर कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा पावर के रूप में हम देखते हैं क्या है 2 है। सबसे बड़ा पावर के रूप में क्या है, यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने 1 भी है, लेकिन हम लोग कंसीडर वही पावर करते हैं जो मैक्सिमम होता है। तो आपके सामने ऑप्शन जो के हिसाब से 2 दे रखा है, तो इसलिए मेरा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हो गया वो को क्या हो गया 2 हो गया। इस तरह से आज के क्लास का तीसरा नंबर भी क्वेश्चन को हमने बना दिया। कहीं पर कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं हुआ और उम्मीद है कि आपको भी नहीं होना चाहिए। काफी इजी वे का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको हम लोग देखें। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन जो है द्विघात समीकरण है। इसमें कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है। ऑप्शन पहला जो दे रखा है मेरे बाबू वह एक्स स्क्वायर है और प्लस जो है 5√x है, 5√x है और प्लस 3 है। ऑप्शन बी जो दे रखा है वो x माइनस 1 का क्यू है, x माइनस 1 का क्यू बराबर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ऑप्शन अगर हम सी की बात करते हैं तो ऑप्शन सी दिया हुआ x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई और 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो x प्लस 1 का क्यू दे रखा है और बराबर 9 हो गया। इसमें बताना है आपको कि कौन सा द्विघात समीकरण है, इस चीज को आपको बताना है कौन सा द्विघात समीकरण है। और मैं आपको बताया था कि द्विघात बहुपद यानी बहुपद और समीकरण में क्या फर्क होता है कि समीकरण में इक्वल टू दे रखा होता है, चाहे वो 0 होता है या कुछ भी होता है। ठीक है, लेकिन बहुपद में होता है इक्वल का साइन नहीं होता है। ठीक है, बहुपद में सिर्फ ये कंसीडर रहता है। ठीक है, इतना ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं इस तरह से रहता है, लेकिन कोई बहुपद है या नहीं तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। कि सबसे पहले जानेंगे कि द्विघात समीकरण हो या द्विघात बहुपद हो, उसके लिए शर्त को जानना पड़ेगा। यदि शर्त को आप जानेंगे तभी उसे हटा पाएंगे कि कौन यस के श्रेणी में होगा या कौन नो के श्रेणी में होगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। तो भाई मेरे, जब आप बहुपद वाले चैप्टर को पढ़े होंगे तो वहां पर आपको मालूमात होगा कि डिफिनेशन चाहे द्विघात बहुपद हो, द्विघात समीकरण हो या बहुपद हो, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि चर राशि का हमेशा जो पावर होता है वह पूर्ण संख्या के रूप में होता है। चर राशि का पावर हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या। उसको हम लोग जो होते हैं द्विघात बहुपद के नाम से जानते हैं या हम लोग बहुपद कहा जाता है। लेकिन आपके सामने जो होता है द्विघात बोल दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें पावर की जो संख्या मैक्सिमम होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये, यदि द्विघात बोला तो पावर की संख्या 2 होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि समीकरण बोले या बहुपद बोले, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना 2। आपके सामने अगर और ऑप्शन पर हम चर्चा करते हैं, यहां पर अगर x माइनस 1 है तो भाई मेरे a माइनस बी का ऑल क्यू पर है, a माइनस बी का ऑल क्यू, यानी इसको तोड़ेंगे तो एक क्यू के रूप में आएगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक क्यू, यानी पावर में कितना आएगा, मैक्सिमम 3 आएगा, जो ऐसे ही ये क्या हो गया, इग्नोर हो गया, यानी ये कभी भी नहीं हो सकता।
बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये कह रहा हूं कि द्विघात समीकरण हो या द्विघात बहुपद हो, उसमें घातों की संख्या जो मैक्सिमम चाहिए वो 2 चाहिए। लेकिन यहीं पर ये ऑप्शन बी जो है टैली नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर x-1 का ऑल क्यू है, यानी a माइनस बी का ऑल क्यू। यदि इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो क्यू के रूप में आएगा, जो आपके इस ये वाले सीरीज में नहीं रखा जाएगा। इतना खत्म। उसी तरह से ऑप्शन डी को देखते हैं, तो ये भी a प्लस बी का ऑल क्यू है, यानी ये भी नहीं होगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब आपके सामने ऑप्शन ए रहा और ऑप्शन सी रहा। यदि हम ए पर चर्चा करते हैं, तो हो सकता है कि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ पर x² देखा, यहाँ 5 देखा, यहाँ √x देखा, तो इसको भी टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आपको द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण का नॉलेज काफी कम है। यहाँ पर बेस क्लास को आपने नहीं किया है। बेस क्लास करेंगे तो रूल ये कहता है कि जो चर राशि का पावर हमेशा जो होता है एक पूर्ण संख्या है। तो भाई मेरे 5√x है, तो इसको हम लोग इस वे में अगर लिख सकते हैं, x का 1/2, x का क्या 1/2, यानी हम कह सकते हैं कि रूट के अंतर्गत में जो डिजिट या संख्या रहता है, यो जब हटता है रूट, तो पावर में 1/2 होता है। तो रूट के अंदर में x था, जब रूट हटा तो पावर में क्या है 1/2। और याद रहे कि बहुपद जो होता है ना तो कभी भिन्न हो सकता है, ना तो कभी ऋणात्मक हो सकता है। ये सारी पॉइंट को आपको जानना पड़ेगा। बहुपद ना तो भिन्न में होगा और ना कभी ऋणात्मक होगा, ना डेसिमल में होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका पावर जो हो गया वो भिन्न के रूप में आ गया, यानी ये कंसीडर बहुपद को नहीं करेगा, यानी बहुपद के सीरीज से इसे नहीं रखा जाएगा, बहुपद के सीरीज से इसे हटा दिया जाएगा। बात समझ में आया? इस तरह से ऑप्शन ए भी हमारे सामने से चला गया। अब आपके सामने ऑप्शन सी बच गया। तो अब ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, तो आप बताइएगा कि बाकी जो बच गया वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। यानी इस तरह से हम चीजों को आसानी वे में हटा लेंगे। बेसिक नॉलेज को रखकर पूरे चैप्टर पर एक अच्छा पकड़ बनाते हैं, तो फिर आसानी से सारा चीज मेमोरी वाइज होता है और आसानी से हट जाता है। ठीक है, तो अब इस तरह से ये अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर के रूप में आएगा। बाकी इधर जो प्लस है तो माइनस के रूप में आ गया, यानी हर हाल में देखा तो इसका पावर x² आधा। यहाँ पर कोई भी चर राशि के पावर ना तो माइनस है, ना तो भिन्न है, ना तो डेसिमल है। तो इस तरह से आपके सामने पहला क्वेश्चन का आंसर आया x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x+1। आज के क्लास का आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी एंड हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के पास जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, वह कैसा कैसा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट करना चाह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है और इस तरह से डीपली मैं बताऊंगा ही, ऐसा नहीं कि मैं आपको छोड़ के भाग जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो बता रहा हूं। 5 तो हम लोगों ने देख लिया। यदि m तथा n अभाज्य संख्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि m तथा n जो है अभाज्य संख्या, m तथा n अभाज्य संख्या है। यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं mq n स्क्वायर तथा m स्क्वायर और n स्क्वायर का मासा जो है वो आपको बताना, मासा बताना। ऑप्शन पहला जो है मेरे भाई वो mq n स्क्वायर है। ऑप्शन बी जो है आपके सामने m स्क्वायर है और उसके बाद n है। ठीक है, ऑप्शन सी है m स्क्वायर है n स्क्वायर है। ठीक है, ऑप्शन डी है m और n है। ठीक है, m गुने n है। आइए हम लोग समझते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आप कैसे बनाइएगा, कैसे इस क्वेश्चन का सामना करना है। यदि बेस पर पकड़ होगा तो ये भी क्वेश्चन हमारे लिए और आपके लिए काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पर कहता है कि यदि m तथा n जो है अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले ये जो आपको मालूम होना चाहिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा जो है विभाजित नहीं होती है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या, जो खुद से ही विभाजित होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभाज्य संख्या
का शुरुआती जो अंक होता है वो 2 होता है। बाकी आप देखे होंगे 3 है, 7 है, 5 है, यह किसी से भी नहीं कट पाता है। ये अपने से ही खुद अपने आप से कटती है। वैसी संख्या जो या वैसा अंक जो खुद अपने आप से के अलावा किसी और से नहीं कटता है तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या वैसे उसे कहा जाता है कि जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होती है उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का सबसे जो है मतलब सबसे शुरुआती संख्या, शुरुआती अंक होता है 2 होता है। बात समझ में आया? और अंतिम तो कितना भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कितने कैसे आप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि m n अभाज्य संख्या है तो m q n स्क्वायर तथा m स्क्वायर n स्क्वायर का मासा क्या होगा। भाई मेरे मासा के सेंस में आपको मालूम होना चाहिए, एक होता है मेरे बाबू LCM होता है, ठीक है, और एक जो होता है वो क्या होता है SCF होता है। लासा को हम लोग LCM को ही हिंदी में क्या कहते हैं, लासा कहते हैं, और SCF को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। ठीक है, लासा मासा अगर दे रखेगा तो आप उससे टेंशन मत लीजिएगा, ये ही वर्ड होता है। LCM फॉर लासा, SCF जो होता है मासा। LCM को हम लोग कहते हैं लोअर कॉमन मल्टीपल होता है, हायर कॉमन फैक्टर होता है। बात समझ में आया? SCF में हम लोग देते हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है, और LCM होता है वह छोटी से छोटी संख्या होता है। इतनी बात समझ में आया? वह बड़ी से बड़ी, अगर इसके डिफिनेशन पर बात करते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो यहाँ पर ये डिफिनेशन होता है मासा और लासा का, LCM वह छोटी से छोटी संख्या जो होता है जो सभी संख्या को काट देती है उसको हम लोग लासा कहते हैं, और जो सभी संख्या से कट जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। यही लासा और मासा में डिफरेंट होता है। मासा जो होता है वो जो सभी संख्या से कट जाती है, और लासा जो होता है सभी संख्या को काट देती है। यही इसके डिफरेंट को आप समझेंगे। लेकिन आपसे कह रहा है कि इसका मासा क्या होता है। याद रहे कि मासा के सेंस में जो होता है कॉमन पर हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। जो चीज जिसमें कॉमन आता है उसका क्या होता है, मासा हो जाता है। ठीक है, और लासा में जो होता है कि जो कॉमन आता है वो भी और जो नहीं आया वो भी उसका क्या होता है, लासा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए 5 है, ठीक है, किसी में 4 है, किसी में आपके सामने जो है 2 है। ठीक है, तो इस तरह से अगर लासा बोलेगा तो हम लोग किसके, इस तरह से हम लोग बच्चा वाला मेथड जानते हैं, 2 से लेगा 5 होगा, 2 से लेगा 1 होगा। अब यहाँ पर हो गया 5 हो गया, 2 गुना हो गया 1 हो गया। इस तरह से इसका पूरा जो देखते हैं 5 दूनी 10 और 10 दूनी क्या हो गया, 20 हो गया। यानी ये 2 हो गया, 2 गुने 2 हो गया। इस तरह से 2 गुने 5 गुने 2, 5 4 5 20, इसका पूरा लासा कितना आ गया, 20 आ गया। तो लासा जो देखा आपने कितना आ गया, 20 आ गया। तो उसी तरह से होता है कि लासा में कॉमन जो आता है उसको भी कंसीडर करते हैं और जो नहीं आता उसको भी कंसीडर करते हैं। लेकिन मासा के टर्म में सिर्फ जो हम देखते हैं कि हम वहां पर पॉइंट देखते हैं, वहां पर एकदम जो सभी में कॉमन आता है उसी को हम लोग मासा कहते हैं। अब आपके सामने जो दे रखा है मेरे भाई वो MQ है और N स्क्वायर है, आगे जो देख रहे हैं वो जो है M स्क्वायर है और N स्क्वायर है। अब बताओ कि M स्क्वायर इसमें भी है, छोटा पद को पहले हम लोग देखते हैं, घात M स्क्वायर N स्क्वायर, इसमें MQ, इसमें N स्क्वायर, तो M स्क्वायर इसमें भी शामिल है, M स्क्वायर इसमें भी शामिल है। यानी एक M स्क्वायर हो गया, एक N स्क्वायर हो गया, जो दोनों में क्या है, कॉमन है। दोनों में क्या है, कॉमन है। तो SCF का मतलब हम लोग कॉमन वाले फैक्ट को ध्यान में रखते हैं, तभी हम लोग SCF को छांटना आसान सा पड़ जाता है। ठीक है, अब M स्क्वायर N स्क्वायर हुआ, आपके ऑप्शन देखेंगे तो C है जो आपका M स्क्वायर और N स्क्वायर को फॉलो करता है। इस तरह से इसका जो आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का वह M स्क्वायर हो गया और क्या आ गया, N स्क्वायर हो गया। इस तरह से आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरी तरह से समाप्त हुआ। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ, मैं अपने से नहीं बता रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, उसको अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 7 देखेंगे। चलिए आप मेरे साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखें यहाँ पर, यदि A और 18 का लासा 36 है, यदि कहता है क्वेश्चन, यदि A और 18 A कोई है, ABCD का A जो होता है वो स्मॉल है, और 18 का जो है लासा है यानी LCM 36 है। LCM कितना है, 36 है। ठीक है, तथा आगे क्वेश्चन कह रहा है कि A और 18 का जो दे रहा है, मासा जो दे रखा है मेरे भाई, यानी SCF मासा, इसको हम लोग मासा के नाम से जानते हैं। SCF मासा जो है वो 2 है। वो कितना है, 2 है।
तो क्वेश्चन कहता है कि a बराबर वाट, a का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन दे रखा 3 है, दूसरा ऑप्शन दे रखा बाबू 4 है, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है मेरे भाई 2 है, और ऑप्शन 4 दे रखा 1 है। देखिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है a और 18 के एलसीएम 36 है तथा a और 18 का जो है एचसीएफ 2 है, तो इसमें a बराबर क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। यदि आपको मालूम होगा एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कुछ भी आप परिचय होंगे, इसके इंट्रोड्यूस होंगे, तो आप आसानी वे में इसे अलग कर सकते हैं और ऑप्शन को बना सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी वे में ऑप्शन से लड़ा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम कह सकते हैं कि पहला ए संख्या है, दूसरा संख्या 18 है, और इन दोनों का जो दिए हुए है मेरे भाई लासा जो दिए हुए वो 36 है। यानी हम कह सकते हैं कि पहला जो संख्या है मेरे भाई वो ए है, और दूसरा जो संख्या है मेरे भाई वो 18 है, यही संख्या। और यही दोनों संख्या का जो है, यही दोनों संख्या का एलसीएम की अगर बात करते हैं हम, तो ये दिया हुआ आपका 18, और इसी दोनों संख्या का यदि हम एचसीएफ की बात करते हैं तो ये आपके सामने क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ। बात समझ में आया। पहला संख्या ए है और दूसरा संख्या 18 है, इन दोनों संख्या को जब हम मिलाते हैं तो एक एलसीएम के रूप में हम 36 पाते हैं। एक एलसीएम के रूप में क्या पाते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या 36 है ना, ये दोनों का 36, ये मत आप समझ जाइएगा कि 18 का जो दूसरा संख्या उसका 36, ये दोनों का एलसीएम, दोनों को एलसीएम ले रहे हैं तो ये दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 36 आ गया, और ये दोनों का एचसीएफ 2 है। तो वैसे रिलेशन में आ जाए कि जब कोई दो संख्या दिया हुआ रहे और एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ रहे, तो एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर से जब आप गुजरिएगा तो वहां पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। क्या होता है कि याद रहे कि पहली संख्या गुना जो होता है मेरे भाई दूसरी संख्या बराबर जो होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर जो होता है एलसीएम गुने होता है एचसीएफ। मैंने फिर आपसे कह रहा हूं कि यह फॉर्मूला आप बिल्कुल राइट डाउन कर लें कि हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि 10th लेवल तक ही यह फॉर्मूला सीमित है, बशर्ते कि 10th से आप जब आगे पढ़िएगा मैथ के क्षेत्र में, कंपिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी करिएगा, तो वहां पर भी जो आप एंट्रेंस एग्जाम निकालिएगा तो मैथ वाले सेक्शन से गुजरिएगा तो वहां पर भी ऐसे सवाल आते हैं। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि पहली संख्या गुने जो होता है मेरे भाई दूसरी संख्या के लिए फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि एलसीएम गुने क्या होता है, एचसीएफ होता है ना, दोनों सेम ही है, ऐसा मत समझना। मैं समझाने के लिए डबल बार रिपीट कर दिया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के लिए फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने क्या होता है, एचसीएफ होता है। अब हम देखते हैं कि पहला संख्या यहाँ पर ए था तो ए देंगे, दूसरा संख्या क्या था, 18 था तो 18 देंगे, और पहला संख्या और दूसरा संख्या का जो एलसीएम था, एक एलसीएम मेरे पूरा दे रखा है 36, और दूसरा का एचसीएफ, ए और 18 के एचसीएफ कितना है, 2 है। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उम्मीद है आता होगा। चलिए अब इस तरह से 18 दूनी क्या होगा, 36 होगा, तो a बराबर 2 × 2 यानी 4, यानी हम पता कर लिया कि a का जो मान आया इसमें कितना आया मेरे भाई, 4 आया। और आप इसके बाद ऑप्शन पर नजर डालेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा, जो 100% आपका सत्य है, बशर्ते कि ये फॉर्मूला को आपको माइंड में सेटअप करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के लिए फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी लासा गुने महासा। बात समझ में आया। लासा बोले लोअर कॉमन मल्टीपल कहते हैं, एचसीएफ बोले तो हायर कॉमन जो है फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका और भी अन्य नाम है, जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो फिर डीपली बताएंगे। जब अब तब तक के लिए इतने पॉइंट को आप ध्यान में रखें, तभी ये आंसर यहाँ इतना ही तक में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे उतार लें आप। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के पास आ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको हम लोग समझने जा रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह दे रहा हूं कि यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए समझिए कि पूरी तरह से रामबाग साबित होगा। आपका वीवीआई क्वेश्चन होगा, कोई भी ऐसे क्वेश्चन को हटा नहीं सकता है। सामान्यतः ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे अलग कुछ भी ना होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर को हम लोग 8 को देखने जा रहे हैं। ठीक है, दो अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन क्या है कि दो अपरिमेय संख्या है, दो अपरिमेय संख्या, ठीक है, दो अपरिमेय संख्या का जो पहला संख्या 2 + √3 और तथा दूसरा जो संख्या मेरे भाई 2 - √3
का गुणनफल, ये दोनों को आपस में जब गुना करते हैं तो वही बोल रहा है गुणनफल 1 होगा। क्या होगा वो आपको बताना है, क्या होगा। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है मेरे बाबू, परमेय संख्या। क्या होगा? परमेय संख्या, परमेय होगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि अपरमेय होगा। दूसरा क्या दे रखा? अपरमेय होगा। ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों होगा, ए या बी होगा। ठीक है, ए या बी होगा। ठीक है। और इसमें डी दे रखा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस दे रखा है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब देखो यह क्वेश्चन है कि दो अपरमेय संख्या का 2 + √3 या 2 - √3 का गुणनफल 1 होता है, परमेय संख्या होता है, अपरमेय संख्या होता है, ए या बी दोनों होता है, या नन ऑफ दिस होता है, दो बताना है आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणनफल पर, इस पर नजर डालेंगे। सपोज मान लिया जाए कि यहाँ पर मान लिया कि √3 क्या है? अपरमेय है। तो √3 और √5 भी क्या है? अपरमेय। पहला संख्या √3, दूसरा संख्या √5। तो अपरमेय को जब अपरमेय से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 × 5 लिख सकते हैं, यानी ये क्या आया? 15 आया। तो 15 भी किसी का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या हो गया? अपरमेय हो गया। ये भी क्या हो गया? अपरमेय होगा। यानी अपरमेय को जब अपरमेय से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर हम पा रहे हैं कि ये भी क्या होता है? अपरमेय हो जाता है। ठीक है। तो उसी तरह से आपके सामने यहाँ पर पहला संख्या ये है और दूसरा संख्या ये है, ये दे रखा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो देखिए कि 2 + √3 है पहला संख्या और दूसरा संख्या 2 - √3 है। तो इसको आपस में गुणनफल का चर्चा कर दिया, तो इसलिए हम लोग गुना कर देंगे। तो आपको मालूम होगा कि यह जो चेहरा दिख रहा है कि वो a + b × a - b का स्टेप वाला चेहरा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि a² - b² फार्मूला होता है। अब a² - b², a का मान यहाँ पर 2 करेगा और b का मान √3 करेगा। तो a² यानी 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 - 3 बराबर क्या आ गया? 1। 4 - 3 बराबर क्या आ गया? 1। और आपको मालूम होना चाहिए कुछ देर पहले ही हम परमेय अपरमेय पर पूरी तरह से चर्चा किए थे। उसमें मैं आपको पूरा बताया था कि परमेय और अपरमेय वाले पूरे चैप्टर को मैंने बताया था कि परमेय का मतलब होता है जो p/q के रूप में हो। आपके सामने 1 आया, 1 के नीचे 1 दे सकते हैं, यानी ये p/q के रूप को फॉलो कर रहा है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर लाए 1 लाए, यह पूरी तरह से ये परमेय को बताता है। और इस तरह से आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 को हमने देखा कि यहाँ पर जो आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसका गुणनफल क्या होगा? तो इसका गुणनफल क्या होगा? परमेय होगा। ठीक है, इसका गुणनफल क्या होगा? परमेय होगा। दो अपरमेय संख्या का गुणनफल इस तरह से था, लेकिन अगर इस तरह से रहेगा तो क्या हो जाएगा? अपरमेय हो जाएगा। लेकिन इस तरह से इसको सिस्टमेटिक ढंग से दिया गया था कि हमारे क्वेश्चन जो सेटअप होते हैं कि अक्सर क्या होते हैं कि बहुत सारा बच्चा जो है अपरमेय मानेगा। अगर हम इस एग्जांपल को माइंड में रखते हैं विदाउट इसको कैलकुलेशन करके, तो जल्दी में हम इसी ऑप्शन बी को टिक आउट करेंगे। लेकिन इसको जब कैलकुलेशन हम करते हैं, सफर को आगे बढ़ाते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि लास्ट में 1 आया और 1 डिनोट करता है परमेय को। ठीक है, ना कि अपरमेय को। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है इस 8 क्वेश्चन का आंसर हुआ। फिर अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ठीक है, अब देखें, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9। यह क्वेश्चन 9 भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहें। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है मेरे भाई, कहता है कि द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक। द्विघात बहुपद, क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात कोई बहुपद है, द्विघात बहुपद दे रखा है। द्विघात बहुपद x² + x दे रखा है और -20 के शून्यक, x² + x - 20 के शून्यक हैं। इसका शून्यक क्या है? ऑप्शन पहला है आपके सामने, पहला ऑप्शन है -4, -5। ठीक है, ऑप्शन बी है आपके सामने 5, ऑप्शन सी है आपके सामने 5, -4 और ऑप्शन डी है आपके सामने -5, 4। आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन 9 को एक बार देखते हैं। तो क्वेश्चन 9 ये कहता है कि इसमें आपको दिखाना है कि इसमें कौन द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होगा। ये आपको ऑप्शन दे रखा है, इसी ऑप्शन में से कोई इसका शून्यक आएगा, कोई इसका ऑप्शन जो है आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद को यहाँ लिखते हैं, x² + x हो गया
20 हो गया। ठीक है, मेरे पास यही प्रोडक्ट है, इसके अलावा मेरे पास क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हुआ। इसका शून्यक कहता है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए मेरे भाई जितना भी बहुपद दे रखा होता उतना बराबर हम लोग जीरो मानते हैं। उतना बराबर क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। जब इतना बराबर जीरो मानते हैं तो फिर हम लोग 9th क्लास वाले गुणनखंड को याद करते हैं, 7th क्लास वाले गुणनखंड को याद करते हैं, तो पता ही चलता है कि गुना करने पर मेरे 20x² आना चाहिए। ठीक है, गुना करने पर क्या आना चाहिए? 20x², और जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर x आना चाहिए। तो हम लोग वहां पर क्या कहते हैं, इसका जो गुना वाला फैक्ट है उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, या कोई दो ऐसा संख्या डिजिट लेते हैं जो पूरे इस रूल को फॉलो करे। यही तो रूल कहता है। आपके सामने मैंने एक डिजिट 4 ले लिया मेरे भाई, और एक डिजिट 5 ले लिया, इतना ले सकते हैं। तो 4 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो गुना करने पर ये रूल फॉलो तो होता है, लेकिन जोड़ने पर 9 आ रहा है। जोड़ने पर क्या आ रहा है? 9। लेकिन यहां पर जोड़ने पर मेरे को 1 लाना है, यानी x लाना है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करें, यदि हम +5 ले लें और ये -5 यहाँ पर ले सकते हैं, और ये 4 लेते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे -5 में से जब 4 जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा। माइनस में क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर माइनस भी नहीं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 पॉजिटिव, यहाँ पर 4 निगेटिव लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, 5 क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। यदि 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस में बचेगा, और 5 चौके 20 जो आएगा वो आपको माइनस में आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा? माइनस में, क्योंकि x² में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20x² होना चाहिए। यानी ये रूल को, ये पैटर्न को अगर हम यहाँ पर सजाते हैं तो सही हम जाते हैं। ठीक है, अब हम x² लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर -4x कर देंगे और +5x कर देंगे। अब माइनस यहाँ पर क्या है? 20 है। माइनस क्या है? 20 = 0। बात समझ में आया कि नहीं है? अब देखें, आप सजाया, इसको स्टेप बढ़ाया, तो 5x में से जब 4x चला गया तो x बचा, लेकिन x के आगे प्लस का साइन है, तो ये भी क्या बचेगा? प्लस में। अब 5 चौके 20 होगा तो 20 तो आएगा, लेकिन माइनस में आना चाहिए, तो प्लस गुने माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। प्लस गुने माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर -4x और -5x करेंगे तो -20x² होगा ना, -20x² का। अब -4x करेंगे और +5x करेंगे, और ये दोनों को जब घटाएंगे तो आपस में x आ गया, यानी ये वाला बीच का पार्ट तो आ गया पॉजिटिव, और ये भी लास्ट वाला पार्ट आ गया। यानी गुणनखंड करने का दो फैक्ट तो हमें मालूम चला कि दो जो है स्टेप तो मालूम चल गया। अब इसी स्टेप पर हम तोड़ेंगे, x कॉमन लेंगे, x -4 हो जाएगा, और +5 कॉमन लेंगे तो ये भी कितना है? x -4 हो जाएगा। x माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, = 0। बात समझ में आया? इसमें डिजिट कॉमन नहीं था तो हमने डिजिट को छोड़ दिया। x दोनों में राशि देखने, वेरिएबल में एक पावर में है 2, इसके पावर में 1, तो एक को हमने हटाया। अब बचा x -4। इसमें देख रहे हैं तो इसमें x नहीं है, इसमें x है, तो वैसे कंडीशन में कॉमन नहीं होता। कॉमन का फैक्ट कहता है कि दोनों में होना चाहिए। अब 5 इसमें है, क्या 20 में 5 आता है, तो इसलिए हम 5 कॉमन लिया। अब ये भी दोनों में शामिल है, तो यानी x -4 जो हो गया एक बार, और x +5 इस तरह से आया, = क्या आ गया? 0। अब हम लिख सकते हैं x -4 बराबर 0, x +5 बराबर क्या हो गया? 0। इतना हो गया, तो x बराबर हो गया -5 और x बराबर हो गया 4। इस तरह से इस द्विघात बहुपद का जो है 2 शून्यक आया, क्योंकि घातों की संख्या 2 है तो इसका शून्यक भी कितना आएगा? 2 आ गया। एक का आया 4 प्लस में और एक का आया 5 जो माइनस में। अब इस ऑप्शन को देखेंगे, 4 प्लस होना चाहिए, प्लस तो है, लेकिन ये भी प्लस, ये तो आपके सामने नहीं होगा। ऑप्शन देखेंगे, ये -5 -4 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन देखें, प्लस में 5, यहाँ माइनस, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं -5 और 4, ये आपके सामने ऑप्शन सही है। इस तरह से आज के क्लास का 9वां क्वेश्चन का आंसर जो आया डी आया, -5 और 4। चलिए, इसको आप राइट डाउन कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था। तरीका आप यही रखेंगे, वहाँ पर एग्जाम में मेमोरी फास्ट रहेगा, तो ऐसा वे में करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखें, आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 आ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। बहुपद से बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बहुपद को जो है आपको अच्छे से कमांड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है।
यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर दिया हुआ है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर रहा है। यदि दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद बहुपद जो है px बराबर 2x² और प्लस जो है 5x है मेरे भाई, और माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक जो है, इसका शून्यक बोल रहा है, शून्यक अल्फा एवं बीटा है, शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर भाट, अल्फा और बीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। आइए, इस क्वेश्चन काफ़ी आसान सा है। यदि आपने द्विघात बहुपद को पढ़ा होगा, उसका बनाने के लिए सूत्र क्या होता है, अल्फा और बीटा क्या कहता है, अल्फा और अल्फा गुने बीटा क्या कहता है, तो फिर आसानी से आपके लिए ये क्वेश्चन आसान है। लेकिन आपने उस वैसे को नहीं पढ़ा होगा तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट है, थोड़ा कठिनाई है। आइए हम लोग समझते हैं कैसे समझेंगे। तो भाई मेरे px का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2x² है और प्लस 5x है, माइनस 12 है। सामान्यतः हम देखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को हम द्विघात बहुपद है, मैक्सिमम घातों की संख्या 2 है, तो अब हमारा सोच ये होना चाहिए कि ये इसमें a, b और c को कंसीडर करते हैं, तभी अल्फा और बीटा निकलता है। क्योंकि जानते हैं कि द्विघात बहुपद बनाने के लिए जो सूत्र होता है वो भी मालूम है, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग, जिसके लिए आपको शून्यकों का योग का फॉर्मूला जानना होता है और शून्यकों का गुणनफल। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, समानता x² प्लस bx और प्लस c होता है, जहाँ जो होता है मेरे भाई x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लेवल थोड़ा सा आगे चल जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, तो यहाँ पर इसी फॉर्मूला से हम a और b को हटाते हैं, a और b को बाहर निकालते हैं। अब x² कोफिशिएंट 2 है तो हम 2 लिखा, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, x का कोफिशिएंट कितना है हमें यहाँ पर b का मान, यानी b बराबर 5 आ गया। बाकी जो बचता है c, यानी c बराबर जो आ गया मेरे भाई माइनस 12। इतना बात तो कर लेंगे, इतना बात जब सामने बाहर निकाल देंगे तभी योग के लिए जो फॉर्मूला होता है, याद रखें आपके द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू कितना 5, माइनस तो फॉर्मूला में होता है इसलिए माइनस आगे रहेगा, और ए का वैल्यू कितना होता है, ए का वैल्यू कितना निकाला 2, तो यानी -5 बटा कितना आया 2 आया, -5 बटा 2। आप ऑप्शन देख लेंगे, उस ऑप्शन पर इसका आंसर -5 बटा कितना आ गया 2 आ गया। अगर आपसे कहता कि शून्यकों का गुणनफल, अगर एक स्टेप अगर हम बढ़ते हैं, शून्यकों का गुणनफल, तो यानी कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसके लिए फॉर्मूला c बाई ए होता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है c बाई ए। c का वैल्यू जो आपके सामने दिख रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए -12, और a का वैल्यू कितना निकाला है 2 निकाला, तो 2 छके 12 -6। इस तरह से शून्यकों का योग आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो योग तक बताएंगे। आप जो है जल्दीबाजी करके गुणनफल ना निकाल देंगे, ऐसा अगर करते हैं तो फिर आप बेकार हो जाएंगे। जितना सवाल में क्वेश्चन पूछा जाता है आप कोशिश करेंगे उतना ही आप आंसर दें, उससे ज़्यादा आप ना जाए ना उससे कम जाए। ठीक है, बिल्कुल लिमिट में रहें। चलिए, इस तरह से इसका क्वेश्चन आ गया -6। इसमें हमने ऑप्शन ना लिखा था, लेकिन सही रूप से ऑप्शन -5/2 होगा, वही को आपको टिक आउट करना। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इस तरह से आधा पड़ाव 20 क्वेश्चन में हम लोग पार कर गए हैं, थोड़ा सा और बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 के पास आ गए, 11 के पास आ गए। क्वेश्चन 11 कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद हो, यदि अल्फा बीटा क्या हो, बहुपद हो, यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद हो, यदि अल्फा बीटा बहुपद, यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद x² प्लस 4x और प्लस 1 के शून्यक हैं, इतने अल्फा बीटा इतना के शून्यक हैं, तो आपको बताना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर वाट, इतना कहना। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है 2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 4, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मेरे भाई -4, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 1। चौथा ऑप्शन क्या है 1 है।
आइए हम लोग समझते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आपका जो 10th लेवल का बिहार बोर्ड एग्जाम जो हुआ था 2023 में, वो सारा क्वेश्चन उस टेस्ट में आया था। इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि यह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए काफी नेसेसरी होता है। और यदि ना भी आया तो कम से कम इतना जरूर रहेगा कि यदि जो चैप्टर आपने पढ़ा वह चैप्टर पर आपका कमांड है, पूरी तरह से आप उस पर पकड़ बनाए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक हो, इसका बहुपद है, यानी ये देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, तो इसका मतलब मालूम होना चाहिए कि यह बहुपद जो है द्विघात बहुपद है। आपके सामने बहुपद है एक्स स्क्वायर 4x प्लस क्या है 1 है, इतना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, और इतना के शून्यक है, इतना के अल्फा बीटा इसी का शून्यक है, ये दो रहेगा इसी का शून्यक है, तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को हम इस वे में लिख देंगे, एलसीएम अल्फा और बीटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बीटा और यहाँ हो जाएगा अल्फा, यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, क्योंकि आपको मालूम है अल्फा बीटा जो होता है, अल्फा 4 पहला शून्यक और बीटा 4 दूसरा शून्यक। ठीक है, अल्फा का नाम इसमें बहुपद में पहला शून्यक के लिए होता है, बीटा का नाम दूसरा शून्यक, और यहाँ पर दोनों शून्यक जब जुड़ जाता है, अल्फा बीटा जब हो जाता है, इसका मतलब शून्यकों का योग बन जाता है, शून्यकों का योग, और जब दोनों शून्यक आपस में गुना हो जाता है तो इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो ऐसा जब भी आ जाए तो वहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग उस बहुपद से ए बी और सी की पहचान करना काफी जरूरी बन जाता है। अब हम लोग ए और बी के सी की पहचान कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं इसका समांतर जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए का वैल्यू जो होता है, ए का काम करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, तो ए बराबर तो 1 है, और बाकी जो होता है बी, एक्स के कोफिशिएंट को हम लोग बी कहते हैं, तो बी बराबर क्या 4 है, और बाकी जो बच गया सी हो गया, यानी सी बराबर क्या है 1 है। इतना कर लेंगे। अल्फा बीटा जब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा है, अब इंटू अल्फा इंटू बीटा है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और उसके लिए अल्फा इंटू बीटा के लिए फॉर्मूला होता है सी बाई ए। इतना तो कर सकते हैं। यानी ये कहाँ से आया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का ये चेहरा मुझे इस तरह से दिखा, तो हमने क्या दिमाग लगाया कि अल्फा बीटा ये शून्यकों का योग है, तो ये माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल है सी बाई ए। अब क्या करेंगे कि ए से ए कट जाएगा, यानी आ जाएगा माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, तो आप माइनस बी बाई जब सी आया मेरे भाई, तो बी का वैल्यू कितना दे रखा हम 4, बी का वैल्यू 4, लेकिन ये माइनस में रहेगा क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस बी के आगे क्या माइनस लगा हुआ, और सी का वैल्यू कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से इसका जो आंसर आया, यह स्टेप का क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर -4 आया। आप बना लेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो -4 है। इस तरह से इस वे में आप जाएंगे तो काफी आसानी वे में बन जाएंगे। कहीं पर ऐसा मत करना बी को निकाल देना, या हम लोग बी बाई ए को भी निकालोगे ना बाबू, माइनस बी बाई ए होता है ना, अब बी का वैल्यू -4, ए का वैल्यू कितना तो 1 हो गया, इतना आ गया, फिर सी बाई ए निकालना, तो सी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, अब फिर उसमें पुट करना तो 1 से 1 कट जाएगा, उतना ही आएगा, -4 ही आएगा, -4 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन भी एंड हो गया। अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 11 का जो है बन गया, क्या बन गया, -4 जो है इसका आंसर आ गया। काफ़ी आसानी वे में इसका मैंने आपके सामने क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि इसका -4 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप बनाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर कितना है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है उसको देखते हैं। अब देखो, यदि x बराबर 1 है, यदि क्वेश्चन कहता है कि यदि x बराबर 1 है मेरे भाई, यदि x बराबर 1 है तो दोनों समीकरणों x स्क्वायर और प्लस x और प्लस a बराबर 0, और दूसरा जो समीकरण है bx स्क्वायर और प्लस bx और प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो AB बराबर वाट, AB का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए जो दे रखा 4
ऑप्शन बी जो दे रखा 3, ऑप्शन सी जो दे रखा -3, ऑप्शन डी जो दे रखा -4। ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी ज़्यादा टेंशन वाली क्वेश्चन ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कैसे आसान है? x बराबर 1 है और ये जो x बराबर 1 है, दोनों समीकरण में x है, दोनों समीकरण में क्या है? x है। तो इसका मतलब दोनों समीकरण में x के लिए ये दोनों उतना बराबर हम 1 लिख सकते हैं। यानी इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो x² प्लस x प्लस a बराबर 0, यहाँ पर भी यदि हम 1 पुट करते हैं तो फिर आसानी से a का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर भी यदि x जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ अगर आप 1 पुट करते हैं तो हम लोग आसानी से इसमें b का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? और जब a और b का मालूम कर लेंगे तो a और b, a b पूछ रहा है यानी a और b के वैल्यू को आपस में गुना कर देंगे तो वही ऑप्शन आ जाएगा, वही ऑप्शन का आंसर आ जाएगा। समझ में आता है? अब देखो, जैसे मान लिया कि यदि x बराबर क्या 1 है तो पहला समीकरण हम देख रहे हैं तो उसका चेहरा है x² प्लस x है मेरे भाई, प्लस a बराबर क्या है? 0 है। तो इसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट समीकरण में, तो a के जब यदि x बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना, प्लस a बराबर क्या? 0। तो 1 प्लस 1 प्लस a बराबर 0, तो a बराबर हो सकता है -2, या जो होगा एक एक जुड़ जाएगा तो 2 होगा। इस साइड में बराबर का साइन है और प्लस में 2 है तो इस साइड जाएगा माइनस में। इस तरह से हम यहाँ पर a का मान क्या ज्ञात कर लिया? -2। उसी तरह से दूसरा जब समीकरण को देखेंगे हम तो दूसरा समीकरण मेरे सामने है bx² है और प्लस bx है, ठीक है, और प्लस 3 और इतना बराबर 0 है ना। तो x के जगह पर मेरे क्या 1 पुट करना? 1। ये दोनों समीकरण के लिए रूल लागू होता है। तो x बराबर 1, b गुने 1 का स्क्वायर और प्लस b गुना 1 हो गया, प्लस 3 बराबर क्या हो गया? 0। तो b गुने 1 यानी b हो जाएगा, अब b गुने 1 ये भी b हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। b अब b जुटेगा तो 2b होगा, प्लस 3 होगा, इज इक्वल टू 0। तो 2b बराबर हो गया -3, तो b बराबर होगा -3/2। b बराबर क्या होगा? -3/2। इतना तो करने में कोई टेंशन नहीं है। माइनस में आएगा, बटा में आएगा तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप अपने ऊपर विश्वास करिएगा कि मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कैलकुलेशन टर्म में जब फ्रैक्शन आता है, जब डेसिमल आता है तो फिर अपने से विश्वास खो देते हैं। नहीं, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको आगे जीत दिलाएगा, वही आपको आंसर तक आसानी से ले जाएगा, ठीक है। इसलिए आत्मविश्वास को अपना खोना नहीं है। अब ए बी को होगा क्या? यानी a गुना b, a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू जो हो गया -3/2, 2 से 2 खत्म हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इस तरह से इसका आंसर जो आया क्वेश्चन नंबर 12 का 3 आया। आप ऑप्शन चेक कर लें कि ये -3 नहीं होगा, -4 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से आज के क्लास का 12वां क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने पाया कि ऑप्शन जो है बी आया, यानी 3 के रूप में आया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के पास जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे भाई कि यदि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि यदि जो है दे रखा है कि यदि 2 के पावर x प्लस वाई है ना, अब बराबर जो है 2 के पावर x माइनस वाई, अब बराबर जो है 2 के पावर 3/2 है, हो तो क्या ज्ञात करना है? हो तो यहाँ पर वैल्यू आपको बताना है कि y बराबर वाट, y का मान क्या होगा। ऑप्शन ए आपके सामने है 3/2, ऑप्शन बी आपके सामने है 1/2, ऑप्शन सी आपके सामने है 0 और ऑप्शन डी आपके सामने है नन। इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे तो आप टेंशन मत लीजिएगा। यह क्वेश्चन घात और घातांक और करनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो बच्चा घातांक और करनी को पढ़ा होगा तो वो काफ़ी आसानी वे में इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग आइए मेरे साथ आप बने रहें। भाई मेरे यहाँ पर आपके सामने 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर x माइनस वाई बराबर 2 के पावर 3/2 है ना। सभी में देख रहे हैं कि बेस इक्वल है, सभी का बेस क्या है? इक्वल है। तो याद रहे
कि आप जब घात और घातांक का बेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर रूल ये कहता है x के पावर m गुणे x के पावर n रहता है, तो उस वे में यदि बेस समान हो तो दोनों पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। दोनों पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ये सब चीज़ आपको मालूम होगा। आप घात और घातांक पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब बेस अलग अलग होता है, बेस एक होता है, तो वो सारे सिचुएशन होता है, सारा रूल बताया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर समझिए कि जब बेस हमेशा जो है इक्वल रहता है, पावर डिफरेंट रहता है, तो दोनों पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। ये सब चीज़ घात और घातांक का वह एक अलग सा टॉपिक है जो आप पढ़कर ही 10th लेवल को पढ़े होंगे, 10th के क्लास में आए होंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 2 का एक पहला, जब हम 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर 3/2 करते हैं तो हमें वहाँ से कुछ फायदा मिलेगा। जब हम लोग इससे सब तो बराबर है तो इस इतना बराबर हम इतना करते हैं, तो 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर 3/2 लेते हैं। ठीक है, दोनों के साइड में हम देख रहे हैं बराबर है, बीच में बराबर का साइन, और दोनों का जो नीचे बेस है दोनों इक्वल है। तो जब बेस इक्वल हो तो बीच में बराबर हो तो पावर भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है। एक बार फिर कहना चाह रहा हूँ कि जब बराबर का साइन हो, बेस इक्वल देखें दोनों पर, तो पावर भी क्या होता है, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। यानी x प्लस वाई बराबर 3/2, x प्लस वाई बराबर 3/2। इतनी बात समझ में आया? x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 3/2। इतना हम कर लेंगे। फिर आगे चलेंगे हम, तो अब बच गया 2 के पावर x माइनस वाई हो गया, तो हम कर सकते हैं 2 के पावर 3/2। तो हम देख रहे हैं दोनों का बेस इक्वल है और बीच में बराबर का साइन, तो बेस बराबर तो पावर भी क्या होगा, बराबर, यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 3/2। इतना कर सकते हैं। यहाँ तक तो करने में कोई आपको दिक्कत मुसीबत नहीं होना चाहिए। जब नहीं होना चाहिए, इसको इक्वेशन को हम फर्स्ट माना, इसको क्या माना मेरे भाई, सेकंड माना। तो समीकरण के रूल को यहाँ पर जब फॉलो कर रहा है, बीच में साइन प्लस है, बीच में साइन माइनस है, तो वैसे कंडीशन में समानता समीकरण को जोड़ देते हैं और आसानी से एक चर राशि का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, तो x प्लस वाई बराबर 3/2 और x माइनस वाई बराबर हम देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3/2, दोनों बराबर इतना है। ये जब कर देंगे तो ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2x बराबर, ये जब जुटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3/2 प्लस 3/2। तो हम कह सकते हैं कि 2x बराबर, इसका एलसीएम 2 लेंगे, 3 प्लस 3 है ना, तो 2x बराबर 3 3 6/2, द्वितीय कितना आया, 6 आया, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या आ गया, 3/2। x बराबर क्या आ गया, 3/2। अब x के मान को हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट क्या था, तो x प्लस वाई था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो x प्लस वाई था बराबर क्या है, 3/2। अब x बराबर 3/2 रखा, ठीक है, प्लस क्या हो गया, y हो गया, ये 3/2 से 3/2 क्या हो गया, कट गया, यानी y बराबर जो वैल्यू आ गया 0। आपके सामने क्वेश्चन का जो मांग रहा था आपसे, क्वेश्चन का लास्ट जो आंसर चाह रहा था वो y का वैल्यू, और y का वैल्यू 0। आप देखेंगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, 0। यदि आपके सामने x पूछता तो x का मान 3/2। इस तरह से यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सेंस लगाने वाला क्वेश्चन था। तो आसानी वे में इस क्वेश्चन का y का वैल्यू 0 आया। आप इसे भी राइट डाउन कर लें, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के पास चले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, ठीक है। अब देखेंगे कि भाई मेरे यहाँ पर क्वेश्चन है कि कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, ट्रिगो पर आधारित है, इतना बराबर भाट है। इसमें ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है कि टेन थीटा, ऑप्शन आपके सामने बी दिया हुआ है, टेन बी दिया हुआ है, कॉट थीटा, और ऑप्शन आपके सामने सी दिया हुआ है कि सेक थीटा, क्या दिया हुआ, सेक, ऑप्शन डी दिया हुआ है कॉस थीटा, ठीक है। इतना आपको ध्यान देना। ये ऑप्शन पहला है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा। आपके सामने क्वेश्चन है, आप क्या है, कॉस थीटा है और इंटू कॉसेक थीटा है, इंटू क्या है, कॉसेक थीटा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप ट्रिगो पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ट्रिगो का रूल होता है, क्या रूल होता है, तो याद रहे कि साइन थीटा
साइन थीटा इंटू जो होता है कॉसेक थीटा का जो रिलेशन मल्टीपल में होता है, दोनों बराबर क्या होता है 1 होता है। तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं मेरे भाई कि 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, इतना बराबर भी कॉसेक थीटा होगा। या हम कह सकते हैं कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा, ये इतना बराबर भी साइन थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया। तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा जब यहाँ पर है तो 1 बटा इसको बदलेंगे तो साइन थीटा हम बदलेंगे। अब कॉस अंश के रूप में होगा और हर के रूप में साइन होगा, तो हम इस वे में भी इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और यह जो फॉर्मूला होता है कॉट का होता है, क्या होता है कॉट का फॉर्मूला साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, और टेन थीटा का फॉर्मूला जो होता है कि आपको साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ये सब चीज़ को आपको जानना पड़ेगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, टेन और कॉट का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये सब चीज़ों को आपको फॉर्मूला बेस्ड ट्रिगो आधा जो बुक है आपका ट्रिगो अगर पढ़ते हैं आप 10th क्लास का, तो जितना भी क्वेश्चन है आधा क्वेश्चन आपके फॉर्मूला पर आधारित है। यदि आप फॉर्मूला पर पकड़ है तो फिर आसानी से सब क्वेश्चन बन जाएगा, पकड़ नहीं है तो फिर काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 15, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखने जा रहे हैं। देखो x प्लस 2 है, ठीक है, और x माइनस 2 है, इज इक्वल टू 5 है, इज इक्वल टू 5 है के मूल निम्न है, इसके मूल निम्न है। पहला जो है ऑप्शन दे रखा है इसमें 2 कॉमा माइनस 2, ऑप्शन बी दे रखा है इसमें 3 कॉमा माइनस 3, ऑप्शन सी दे रखा है इसमें 4 कॉमा माइनस 4, ऑप्शन डी दे रखा है इसमें 5 कॉमा माइनस 5। ये इसके मूल हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है मेरे भाई 15, और इसका जो है मूल निम्न है। मूल का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका शून्यक बोलो या मूल बोलो, बात ये सेम, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है, इज इक्वल टू कितना है 5 है। तो हम यहाँ पर सोचेंगे कि एक साइन बीच में प्लस एक साइन बीच में माइनस, ये भी x ये भी x, ये दो ये भी दो, दोनों में जो है डिजिट जो है दोनों में चर राशि जो है सेम है और बीच में साइन प्लस माइनस का। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस जो होता है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी में हम रिलेशन पर इसको तोड़ देंगे तो ए का काम करता है एक्स स्क्वायर कर रहा है और बी का काम 2 कर रहा है, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 5। तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 5। तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 प्लस 4 है ना, ये माइनस में इस साइड इक्वल के जाएगा प्लस में बन जाएगा, ये 9 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या आ गया 9 आ गया। एक्स बराबर जो होगा रूट निकलेगा बाहर, प्लस माइनस के रूप में 3 निकलेगा, प्लस माइनस के रूप में क्या निकलेगा 3। जब कोई भी संख्या रूट के अंदर हो और उसे जब पूरा वर्गमूल उसका हो जाता है बाहर निकलता है तो 2 साइन निकलता है, याद रखना है, एक प्लस में निकलता है और एक माइनस में निकलता है। तो एक 3 में होगा और एक 3 माइनस में होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो पॉजिटिव है और एक 3 क्या निगेटिव है। इस तरह से आज के क्लास का 15 नंबर का क्वेश्चन भी आपको इंड हो गया। 15 नंबर वाला जो क्वेश्चन था इसका ऑप्शन आया बी आया। इस तरह से ही क्वेश्चन आएगा। हम आपके सामने जो है अभी आपने देखा बहुपद से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मिला, ये हम नहीं अपने से दिए, ये आपका जो है एग्जामिनेशन बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन था जो आपको मैं बता दिया। अब हम कोशिश ये करेंगे कि हर दिन आपके सामने 15-20 क्वेश्चन ऐसे लाएं जो आपका पूरी तरह से एक अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका नॉलेज भी और आगे डेवलप हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैं हर दिन आऊँगा, आप पूरी ईमानदारी से पूरी जो है लगन से आप अपनी मेहनत को करते रहें। हम हर दिन आएंगे और ऐसा क्वेश्चन आप भाई बहन के लिए एक तैयार रखेंगे जो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी नेसेसरी है, बशर्ते आपको कुछ दिन बचा है, इसमें मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए बाय, टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए 5 क्वेश्चन रह गया, फिर हम इस 5 क्वेश्चन पर कल के क्लास में ऐड करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए बाय। और अच्छा लगे तो कमेंट लाइक और शेयर करना आप नहीं भूलें।